हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया इस ठंड भरे मौसम में सेकंड क्लास मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के लेके, जिसका नाम दूसरा है इलास्टिसिटी। स्टार्ट करेंगे अपने पहले सवाल से। क्या है भाई पहला क्वेश्चन? दो वायर हैं ए और बी, उन पर सेम फोर्स लगा है। फोर्स सेम लगा है, फोर्स सेम लगा के स्ट्रेच किया। दोनों के यंग मॉडुलस का रेशियो दे दिया है, रेडियस का रेशियो दे दिया है, लेंथ का रेशियो दे दिया है। तो हमको बताना है एक्सटेंशन क्या होगा। तो क्या हुक्स चाचा का हमने एक लॉ पढ़ा है जिसका नाम है हुक्स लॉ इज इक्वल टू गामा इंटू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक, अब हम इसको अगर लिखना चाहें सिर्फ इसके टर्म में तो सबको उस साइड भेज देंगे। ये ऊपर है तो नीचे चला जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। ये मेरा डेल्टा एल हो गया। मुझे इसी का रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई? क्या मैं एरिया को पाई आर का स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ, एफ इंटू ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू गामा इज इक्वल टू डेल्टा एल। तो मुझे डेल्टा एल का रेशियो चाहिए। तो क्या करेंगे भाई? तो सिंपली डेल्टा एल ऑफ ए डेल्टा एल ऑफ बी कर देंगे। फोर्स सेम है तो कैंसिल हो जाएगी, लिखने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर क्या है? एल ए अपॉन एल बी। ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा और ये आर बी अपॉन आर ए होल स्क्वायर हो जाएगा और गामा ऑफ बी ऊपर चला जाएगा, गामा ऑफ ए नीचे हो जाएगा। क्या ऐसे ही डिक्टो होगा? हाँ, ऐसे ही डिक्टो होगा। अब हम इसमें सिंपली वैल्यू रख देंगे। हमको इसकी वैल्यू दी है, कितनी दी है भाई? लेंथ का रेशियो एल ए बाई एल बी 4/1, आर बी बाई आर ए। देखो आर ए बाई आर बी 3:1 दिया है, लेकिन हम आर बी बाई आर वन लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? 1:3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई। हाँ देखो, हमको गामा का रेशियो गामा ए बाई गामा बी दिया है, लेकिन हम गामा बी बाई गामा ए लिख रहे हैं। तो क्या करेंगे? तो सिंपली हम 1:2 ना लिख के 2:1 लिखेंगे। सिंपल है, बस अब इसको सॉल्व कर दो। 4 × 1 3 3 का 9 मल्टीप्लाई बाई 2 4 दूनी 8/9 8/9 विल बी माई आंसर। सिंपल। आगे चलेंगे अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल है, एक वायर है जिसकी लेंथ एल है और रेडियस आर है। उसको एक एंड पे फिक्स कर दिया, मतलब ये कुछ ऐसे। ठीक है, फोर्स एफ को अप्लाई किया दूसरे एंड पर, मतलब यहाँ पर हमने फोर्स एफ अप्लाई किया। तो एक्सटेंशन कितनी हुई? स्मॉल एल। ये एक्सटेंशन है, इस बार ध्यान रखना। तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन अनदर वायर, दूसरे वायर में सेम मटेरियल का। सेम मटेरियल का मतलब क्या होगा? उसका गामा सेम होगा, जिसका लेंथ 2l है, मतलब और लंबा है, और रेडियस भी 2r है। तो क्या हो जाएगा? सिंपली हमको क्या बताना है? हमको एक्सटेंशन बताना है, मतलब चेंज इन लेंथ। तो क्या हमने पिछले ही सवाल में चेंज इन लेंथ लिखा था? यफ इंटू क्या? कैपिटल एल अपॉन गामा इंटू एरिया लिखा था कि नहीं? ये देखो, अरे यार मिटा दिया, गामा इंटू वाई ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं इसको रेडियस के टर्म में लिख सकता हूँ? ये मेरी इस बार ओरिजिनल लेंथ है, एफ एल गामा इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हो। किया क्या है भाई दूसरे वाले कंडीशन में? जब एक्सटेंशन बतानी थी तब दूसरे वाले कंडीशन में ये किया है कि उसने लेंथ को 2l कर दिया। तो सिंपली ऊपर 2l कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और ऊपर 2l कर दिया और रेडियस को 2r कर दिया। गामा सेम है, रेडियस को 2r कर देंगे तो ये 2r का स्क्वायर हो जाएगा। और फोर्स को क्या किया? फोर्स को भी 2f कर दिया है तो ये 2f हो जाएगी। तो क्या ये ऊपर 2 दूनी 4 एफ इंटू यल और नीचे भी 2 का स्क्वायर होगा, तो गामा इंटू 4 r का स्क्वायर हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। क्या मेरा फिर से वही वैल्यू आ गया? फिर से वही वैल्यू का क्या मतलब है कि एक्सटेंशन जितना पहले वाले केस में था दूसरे वाले केस में वही वैल्यू आ गई। तो मेरी एक्सटेंशन सिर्फ एल ही रह जाएगी। आगे चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है? इन केस ऑफ इलोंगेशन, जब इलोंगेशन का केस है, एल लेंथ में इस डब्ल्यू वायर को लटकाया है। ठीक है, अगर सेम वायर यूज किया तो बी केस में कितना इलोंगेशन होगा? बताओ मुझे। एक बात बताओ, इसमें जो इलोंगेशन आएगा वो क्यों आएगा? इसके मास की वजह से। एम जी नीचे लग रहा होगा और ऊपर क्या होगा? ऊपर टेंशन होगा। तो क्या टेंशन फोर्स बराबर एम जी रही होगी? हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखो 2 मास लटका दिया तो नीचे मान लो एम जी मास फोर्स लग रही है, इसकी वजह से एम जी लग रही है, और ऊपर इसमें भी टेंशन इसमें भी टेंशन। तो क्या ये दोनों टेंशन सेम होती है? हमने एनएलएम में पढ़ा है। तो अगर हम सिर्फ नेट ऊपर साइड की फोर्स और नेट नीचे साइड की फोर्स देखें तो क्या हो जाएगा? 2t इज इक्वल टू 2mg। कैसे हुआ? 2 फोर्स नीचे लग रही है, 2 फोर्स ऊपर लग रही है, 2 से 2 कैंसिल, तो t इज इक्वल टू mg। क्या इस केस में भी मेरा t इज इक्वल टू mg ही आ गया? जब मेरा t इज इक्वल टू mg ही आ गया तो अगर मैं इलोंगेशन लिखूंगा डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या? एफ एल बाई गामा इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरी जो फोर्स है वो तो दोनों में सेम ही है, दोनों केस में सेम ही है।
और वायर भी सेम है, तो इसीलिए जो इलोंगेशन मेरी इसमें आएगी वही सेम इलोंगेशन इसमें भी होगी, कोई फ़र्क नहीं होगा। आगे चलेंगे अगले सवाल में। अगला सवाल क्या है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसका बल्क मॉड्यूलस बी है, वो उस पर अगर हम यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो ये फ्रिक्शनल नहीं है, ये फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस। मतलब क्या पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है कि डेल्टा आर बाई आर ये होता है फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस। तो हुक्स चाचा का लॉ हम लगाएंगे बल्क मॉड्यूलस पे, तो क्या होता है भाई हुक्स चाचा का लॉ, डेल्टा पी इज इक्वल टू बी, ये होता है इंटू डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक, ये मेरा हुक्स चाचा का लॉ होता है। तो अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो इसको इस साइड लेके जा सकता हूँ, हाँ, तो क्या मेरा डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन बीटा हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आया कहाँ से, अब आप बोलेंगे अरे भाई डेल्टा पी जो होता है वो बीटा अपॉन वी अपॉन डेल्टा वी होता है, ये ऊपर चला गया, सिंपल, गजब आदमी हो। अब मुझे यही बताना है, मुझे वॉल्यूम नहीं मुझे रेडियस बताना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अगर हम इसको एरर मेथड से लिखेंगे तो डेल्टा वी बाई वी लिख देंगे, ये कांस्टेंट है इग्नोर, ये 3 यहाँ आ जाएगा और ये डेल्टा आर बाई आर आ जाएगा। तो क्या मैं डेल्टा वी की जगह पर ये लिख सकता हूँ, हाँ, डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन बीटा। अब मुझे निकालना क्या था, मुझे तो सिर्फ इतना वैल्यू निकालनी थी, तो इस 3 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो डेल्टा पी अपॉन 3 बीटा आ जाएगा, मतलब डेल्टा पी अपॉन 3 बीटा, मतलब मेरा फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे। अब देखो बहुत ही कंफ्यूजिंग, बहुत ही वाहियात सवाल ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको। हमको नेट इलोंगेशन बताना है। देखो जहाँ जहाँ मैंने इलोंगेशन लिखा है ना, अगर कंप्रेशन हो रहा होगा तो कंप्रेशन भी बता सकते हो, ऐसा नहीं है कि इलोंगेशन लिखा है तो इलोंगेशन ही बताना है। तो मैं आपको एक बात ध्यान दिलाता हूँ, देखो जब फोर्स यहाँ पर अपोजिट होगी तो आप क्या करना, ऐड। जब फोर्स अपोजिट नहीं होगी, मतलब या तो ऐसे ऐसे लग रही होगी या तो ऐसे ऐसे, तब आप सब्ट्रैक्ट करना और दोनों फोर्स का एवरेज ले लेना। एवरेज मतलब F1 प्लस F2, अपोजिट में है इसलिए एवरेज, ठीक, अपोजिट में है। तो अब ऐसे करेंगे सारे सवाल मक्खन के जैसे सॉल्व हो जाएंगे, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या पढ़े हैं, हम पढ़े हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई गामा इंटू एरिया। अब हमको सिर्फ ये वाली फोर्स जो है वो एवरेज लेनी है, और यहाँ पे दोनों फोर्स अपोजिट है तो क्या लिख देंगे हम, एफ एवरेज इज इक्वल टू F1 प्लस F2 बाई 2। तो यहाँ पर F1 प्लस F2 इंटू एल डिवाइडेड बाई 2 इंटू गामा ए, सिंपल इतना ही करना है, ठीक। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अब देखो, अब इसमें देखो इसमें क्या दिक्कत है भाई, इसमें दिक्कत नहीं है, इसमें ये बात है कि ये जो फोर्स है वो एक साइड इस साइड लग रही है, एक इस साइड लग रही है। तो क्वेश्चन में बता दिया है, क्या बता दिया है कि F2 बड़ी है। तो मैंने पहले ही बोला था जब अपोजिट में फोर्स लगेगी, अगर ऐसे अपोजिट में लग रही है तब भी हम प्लस लेंगे, अगर ऐसे अपोजिट में लग रही है तब भी हम प्लस लेंगे, और अगर ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे लगेगी फोर्स तब हम माइनस लेंगे, इस बात का ध्यान रखना। अब F2 बड़ा है, F2 चाह रहा है इलॉन्गेशन हो, F1 चाह रहा है कंप्रेशन हो, तो क्या लिखेंगे सिंपली, F2 बड़ा है तो F1 माइनस F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल, एल क्या होगा इस पूरे का लेंथ, ये एल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई गामा इंटू एरिया, या फिर रेडियस भी ले सकते हैं अगर रेडियस के टर्म में दिया होगा, ये मेरा हो जाएगा। अब देखो अगर दोनों साइड फोर्स सेम है और अपोजिट में लग रही हैं तो कौन सा वाला राइट है, ये वाला या ये वाला। तो सिंपली क्या करेंगे भाई, अब सेम फोर्स लग रही है तो होगा क्या, हम जैसे लिखते हैं अपोजिट में वैसे ही लिखते हैं। तो मेरी एवरेज फोर्स क्या हो जाएगी, F प्लस F डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगी 2F। देखो सेम फोर्स है, F1 F2 नहीं है तो 2 से 2 कैंसिल, तो मेरा यहाँ पर F एवरेज ही F आ गया, तो मेरा ये वाला आंसर नहीं, वो यहाँ पे नीचे 2 देता ज़्यादा मजा आता, ये वाला सही होगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। इलोंगेशन या कंप्रेशन जो भी हो हमको बताना है। अब देखो ये फोर्स 3F है, ये फोर्स 11F है, तो ये बड़ी है, ये चाह रहा है इलोंगेट हो और ये वाला चाह रहा है कंप्रेस हो, तो होगा क्या, सिंपली अपोजिट में है तो हम लिखेंगे F एवरेज, अपोजिट में सॉरी नहीं एक ही डायरेक्शन लग रही है तो माइनस करेंगे, तो बड़ी वाली फोर्स ये है तो 11F माइनस 3F बटे 2, तो 11 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 8F डिवाइडेड बाई 2, 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4F, आ गया 4F। अब सिंपली हम इलोंगेशन लिख देंगे, कैसे लिखेंगे 4F डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इंटू एल जो इसकी लेंथ थी डिवाइडेड बाई गामा इंटू एरिया। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अब देखो अब आप बोर हो रहे होंगे, सेम क्वेश्चन, आई थिंक ये सेम दोनों क्वेश्चन है क्या, 3F 11F ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गए यार, सो सॉरी, सेम कैसे हो गया, लेकिन हो जाता है कभी कभी, सेम है, 8 में से 3 जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर, जीके
जीके मतलब जो भी मैं लिखता हूँ जीके, उसका ये मतलब होता है कि इसमें थ्योरी का क्वेश्चन होगा, मतलब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जीके का मतलब ये है, अगर मैं सिर्फ यहाँ पर फोर्स लगाऊंगा तो न्यूटन के थर्ड लॉ से यहाँ पर भी ये दीवार पर फोर्स लगाएगा। ध्यान, तो जब हम एनएलएम पढ़ रहे थे, ब्लॉक यहाँ पर था, दीवार पर जब फोर्स लगाते थे तो ये भी तो नॉर्मल रिएक्शन लगाता था कि नहीं लगाता था, वैसे ही तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये इमेजिनरी फोर्स यहाँ पर एफ होगी, यहाँ पर एफ होगी। अब दोनों साइड सेम फोर्स है तो फिर एफ एल बाई एयर होता ही है, ए गामा। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो, अगर फ्रिक्शन जीरो है और मुझे इलोंगेशन बतानी है और मैं यह फोर्स से खींच रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। मैं खुद इसमें फंस गया था। कैसे फंस गया था भाई? ऐसे फंस गया था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। ऐसे करेंगे इसको। इसमें हम क्या करेंगे, हम देखो, अब ये यहाँ पर कुछ बांधा वाधा नहीं है तो यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ तो लगेगा नहीं। सिंपली हम एफ एवरेज लेंगे। एफ एवरेज कैसे लेते हैं, इस साइड की फोर्स एफ, इस साइड कोई फोर्स नहीं है तो जीरो डिवाइडेड बाई टू। तो क्या मेरी एफ एवरेज एफ बाई टू आ गई? हाँ। तो क्या मैं एक्सटेंशन या इलोंगेशन लिख सकता हूँ, एफ इंटू यल डिवाइडेड बाई टू, ये एफ बाई टू यहाँ पे ला दिया, डिवाइडेड बाई गामा इंटू एरिया। तो इसमें से सेकंड वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई? अगला 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 क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, अब यार देखो, अब मुझे बोर हो रहा है, मुझे पर्सनली बोर हो रहा है। दोनों अपोजिट है, अपोजिट है तो 7f को प्लस कर दो, प्लस 3 कर दो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, मल्टीप्लाई बाई कैपिटल एल कर दो, डिवाइडेड बाई कैपिटल एल स्मॉल एल, जो भी ओरिजिनल लेंथ होगी, डिवाइडेड बाई एफ इंटू सॉरी एरिया इंटू गामा। फिर से देखो वही क्वेश्चन। अब देखो, अब 8 अपोजिट में है, मतलब सेम एक ही साइड फोर्स लग रही है, तो 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एफ, एफ नहीं यार, यल डिवाइडेड बाई ए गामा। आगे चलेंगे, कंपैरिजन बताओ। यार मैं बोर हो गया। देखो दोनों अंदर ही घुस रही हैं तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा 9 प्लस 3 बाई 2 इंटू एल डिवाइडेड बाई एफ सॉरी ए इंटू गामा। ये एल क्या है? ओरिजिनल लेंथ। आगे चलो। अब देखो कुछ नए तरह के सवाल आए ना, साले सेम सेम तो ऐसे लग रहे थे कि मैंने जो बताया वो चीज़ याद रख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो अच्छे सवाल तो अब स्टार्ट हुए, अब मजा आएगा। एक स्फेरिकल बॉल है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? वो कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में दे दिया है, परसेंट में दिया, ऑलरेडी परसेंट में दिया है तो हम यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करके ये लिखेंगे। व्हेन सब्जेक्टेड टू नॉर्मल यूनिफॉर्म प्रेशर, जब उस पर प्रेशर इतना लगाया गया तो, जब उस पर इतना प्रेशर लगाया गया तो मटेरियल का बल्क मॉड्यूलस कितना होगा? तो क्या प्रेशर इतना एटीएम है, ठीक है। बल्क मॉड्यूलस होता क्या है? डेल्टा पी इक्वल टू माइनस, माइनस क्यों लगाते हैं? क्योंकि कंप्रेस हो रहा है, माइनस बीटा इंटू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब मुझे बताओ, मुझे किसकी वैल्यू पता है? मुझे इसकी वैल्यू पता है, लेकिन अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वैसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, इसकी वैल्यू कितनी होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में? एटीएम में अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगी 100, क्वेश्चन में दिया है, इंटू 10⁵ ये कैसे आ गई? पास्कल में। देखो न्यूटन मीटर में सारे आंसर है, इसीलिए ऐसा किए। माइनस बी इंटू डेल्टा वी अपॉन वी। अब हम एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे भाई? हम एक काम करेंगे, इसको हम 10⁻7 बना देंगे, तो जीरो है, और बीटा को वहीं रहने देंगे और वॉल्यूम को यहाँ लेके चले जाएंगे। ये उल्टा हो जाएगा तब, कि वहीं रहने दें, यहीं पर लिख देते हैं यार। जब यहीं पे, एक सेकेंड, जब यहीं पर ये 100 कहाँ से लाए हम? 100 हम यहाँ से लेके आए, यहाँ से, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू रखनी है, मतलब सिर्फ डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू, ये तो परसेंट में है, मतलब यहाँ पर परसेंट है। अगर मैं परसेंट को हटाना चाहता हूँ तो दोनों साइड 100 से डिवाइड करूँगा। जब 100 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर 100 से ये कट हो जाएगा और इसके नीचे 100 आ जाएगा। तो क्या मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ? 0.01 डिवाइडेड बाई 100। हाँ, तो क्या ये 10⁻7 इज इक्वल टू माइनस बीटा ब्रैकेट के अंदर 0.01 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, माइनस बीटा इज इक्वल टू 10⁻7 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 0.01, ठीक। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं नीचे 100 से मल्टीप्लाई और करूं और ऊपर भी, तो क्या ये मेरा 1 बन जाएगा? यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई, हाँ। तो क्या ये 10⁻9 आ जाएगा? आ जाएगा भाई, क्यों नहीं आएगा? एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ, 4 जीरो हो गया ना, 7 2 9 2 11 आ जाएगा, 10⁻11 और नीचे मेरा सिंपली 1 आ जाएगा। तो क्या मेरी बीटा की वैल्यू 10⁻11 के ऑर्डर में आ गई? 10⁻11 के ऑर्डर में एक ही आंसर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो एग्जैक्टली 1.01 इंटू 10⁵ होता है, 1 एटीएम। तो इसीलिए ये वाली वैल्यू है, बट ऑर्डर सेम आया है तो मार सकते हो बिंदास। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है? यूनिफॉर्म क्यूबिकल ब्लॉक है,
ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेशन हो रहा है और ईच साइड जो है वो इतने परसेंट से डिक्रीज हो रही है। इसका क्या मतलब, डेल्टा एल बाई एल जो है वो 2% है। ठीक है, इसको अगर हम वैल्यू में कन्वर्ट करें तो ये 2/100 हो जाएगा। तो मुझे बल्क स्ट्रेन बताना है। बल्क स्ट्रेन क्या होता है, बल्क स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। जैसे नॉर्मल स्ट्रेन होता है तो बल्क स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाई वी। जैसे देखो डेल्टा एल बाई एल लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, वैसे ही बल्क स्ट्रेन जो होगा वो मेरा डेल्टा वी बाई वी आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे भाई बल्क स्ट्रेन, तो एक काम करेंगे, मुझे डेल्टा एल की वैल्यू पता है और क्या निकालना है, डेल्टा वी बाई वी निकालना है। तो क्या हमको पता है, क्या हमको ये पता है कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्यूब का, वो होता है एल के क्यूब के बराबर। ठीक है, तो अगर मैं इसको एरर एनालिसिस के मेथड से करूं तो डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा एल बाई एल हो जाएगी। हाँ हो जाएगी। मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए और मुझे इसकी वैल्यू पता है। ठीक है, इसकी वैल्यू पता है तो पुट कर दो सिंपली भाई, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100। तो ये कितना हो गया, 6 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 0.06, मतलब 0.06 मेरा क्या आ गया, मेरा बल्क स्ट्रेन। आगे चलेंगे, करेक्ट पेयर बतानी है। करेक्ट पेयर, चेंज इन शेप लॉन्जिट्यूडनल स्टेप, शेप में नहीं लेंथ में होता है भाई। चेंज इन वॉल्यूम शेयर स्ट्रेस, वॉल्यूम नहीं होता शेयर में, सेकंड वाला। लेंथ में चेंज बल्क को नहीं कहते, शेप में चेंज को कहते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस, जो बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल होता है उसको हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखना, नीट में आया हुआ सवाल है। आगे चलेंगे भाई अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है मेरा, अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन है, इसमें आपकी डैश हो सकती है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये देखो, ये मेरा एक साइड से 3F फोर्स लग रहा है और एक साइड से F लग रहा है और बीच में 2F लग रहा है। तो हम एक काम करें, दोनों को तोड़ लेंगे। इसको ऐसे तोड़ लिया, इसको ऐसे तोड़ लिया। ठीक, इधर F लग रही है, इधर 3F लग रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बीच में कुछ ऐसे फोर्स लगाऊं कि नेट फोर्स राइट साइड में 2F लगे। तो कैसे लगाऊंगा मुझे बताना जरा। ऐसे लगाऊंगा कि मैं इस साइड कर दूंगा क्या, 3F, हाँ, और मैं इस साइड कर दूंगा F। तो क्या दोनों का नेट जो राइट साइड में आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ, अपोजिट में है फोर्स। अब क्या, अब दोनों को सॉल्व कर लो। इसकी लेंथ स्मॉल एल है, इसकी भी लेंथ स्मॉल एल है। बताना क्या है, बताना है एक बार सब्जेक्ट एक्सियल फोर्स ई इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब गामा को इसने ई बोल दिया, और ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया, इट्स इलोंगेशन कितना होगा, मतलब इसमें इलोंगेशन कितना होगा वो बताना है। तो मुझे एक बात बता दो, कौन सी बात, मैं मान लेता हूँ इसमें कुछ इलोंगेशन डेल्टा L1 हो रहा है, इसमें मान लेता हूँ डेल्टा L2 हो रहा है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, क्या हमने ये चीज़ पहले पढ़ी है, अगर ऐसे एक चीज़ हो और ये अपोजिट में है, ये भी अपोजिट में है, तो एवरेज फोर्स क्या हो जाएगी, हो जाएगी 3F। अपोजिट में है तो जोड़ देंगे 3F/2, तो क्या कट के 6 हो जाएगा और 6 से ये 3F हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर अगर हम ये एवरेज लेंगे तो ये भी अपोजिट में है, तो यहाँ पर जो एवरेज फोर्स है दोनों के बीच वो मेरी, ये भी अपोजिट, ये भी उल्टा, ये भी उल्टा, दोनों ही उल्टी। जब दोनों ही उल्टी हैं तो F प्लस F/2 और 2F से F कैंसिल हो जाएगा, तो F एवरेज जो है वो F के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेल्टा L1 है उसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जैसे हम पिछली चीज़ों में 8-10 सवाल जो किए थे वैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 3F इंटू ओरिजिनल लेंथ L डिवाइडेड बाई A इंटू E, जैसा कि क्वेश्चन में दिया था गामा की वैल्यू। अब ये मेरा L1 हो गया। अब L2 क्या हो जाएगा, L2 मेरा सिंपली F एक ही है एवरेज वाला और L इसकी लेंथ है A इंटू E। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पर दोनों को मिला के जो एक्सटेंशन होगी वो 3FL/AE प्लस FL/AE हो जाएगी। तो 3 1 4 FL/AE मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसा कोई आंसर है, हाँ ऐसा ही आंसर है। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। ये लेवल अप टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको अगर चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। सबसे कठिन सवाल अगर इस टॉपिक से आ सकता है तो यही आ सकता है। इसको विजुलाइज करना थोड़ा सा कठिन है, बट इतना भी नहीं जितना आप सोच रहे हो। अब देखो, नॉर्मल या लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस रॉड में दिया गया है, मतलब मैं यहाँ से फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ और मुझे क्या बताना है, स्ट्रेस बताना है। कैसे निकालते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेस भाई सिंपली फोर्स अपॉन एरिया होता है, लेकिन हमको लॉन्जिट्यूडनल वाला निकालना है। दिक्कत की बात सिर्फ यही है, यहाँ पे इस पूरे का एरिया ए है, ये ऐसे टेढ़ा है और ऐसे एंगल थीटा पर है। ठीक है, तो क्या मैं, एक सेकंड, किसका एरिया, इसका एरिया ए है, सॉरी ये ऐसा वाला एरिया ए है।
तो ये थीटा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि अगर मैं ऐसे और ऐसे दो कंपोनेंट लूँ इस एरिया का, तो एंगल की तरफ ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा बताओ। पहले एक मिनट, एंगल पहले दिखा देते हैं आपको। ये जो एंगल है वो थीटा है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं एक लाइन बना रहा हूँ। ये एंगल, ये वही वाला एंगल है, ऐसे गया है, ये एंगल थीटा है, ठीक। ध्यान देना इस बात पे। तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, हाँ। तो क्या मेरा ये वाला जो एंगल है ये भी थीटा हो जाएगा? अरे भाई मुझे एक बात बताओ, ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, ये मेरा 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? तो सिंपली ये पूरा 90 है, तो 90 बराबर 90 माइनस थीटा प्लस यक्स। तो क्या मैं अगर थीटा को 90 को इस साइड भेजूँ तो ये 0 हो जाएगा, और थीटा को भेजूँ तो ये प्लस थीटा इज इक्वल टू यक्स हो जाएगा। ऐसे करिए आप। तो मेरा ये थीटा आ गया, ये प्रूफ हो गया कि ये मेरा थीटा है। जब ये मेरा थीटा है तो मुझे सिर्फ एक बात बता दो, कौन सी वाली बात, कौन सी वाली बात बतानी है? तो ये वाला जो एंगल है, अब मुझे बताना कौन सा वाला एंगल, ये वाला। अगर ये थीटा है, ये पूरा 90 है, तो ये मेरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ से मेरी फोर्स लग रही है, तो क्या मैं थीटा के डायरेक्शन में लिख सकता हूँ यफ कॉस थीटा? लेकिन यहाँ पर कॉस थीटा तो है नहीं, कॉस 90 माइनस थीटा है। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? यफ साइन थीटा हो जाएगा मेरा, ठीक। यफ साइन थीटा हो गया। अब मुझे फोर्स तो पता चल गई, मुझे क्या निकालना था? नॉर्मल स्ट्रेस, इसीलिए मैंने यहाँ पर फोर्स ढूंढा। तो स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स हो जाएगा यफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए डैश। ए डैश क्या है? ये इस वाले ग्रीन वाले का एरिया। अब एक बात बता दो, आते हैं हम इस वाले पॉइंट पर। कौन से वाले पॉइंट पर? इस वाले पॉइंट पर। सब मिटा दें, मिटा दो। इस वाले पॉइंट पर यहाँ से बताओ, एक एरिया ये है, एक एरिया ये है, एक एरिया ए है, ये थीटा है। तो अगर मैं इसको ए डैश बोलता हूँ तो मेरा ये ए डैश कॉस थीटा हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा ए डैश साइन थीटा। इसका वाला मुझे काम ही नहीं है। क्यों नहीं काम है? एक सेकंड, किसका काम है किसका नहीं काम है मुझे बताओ। फोर्स मेरी इस पर नॉर्मल वाली लग रही है, तो मुझे काम मेन इसका है, ठीक। मुझे मेन काम जो है वो इसका है। तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ये वाला एरिया पहले कितना था? यही वाला एरिया तो है भाई, यही वाला एरिया है ना। ऐसे टेढ़ा कर दिया है। अब मैं क्या कह सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, यही वाला एरिया नहीं है, ये दूसरा एरिया है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि ए डैश, ये ए डैश जो बराबर होगा किसके, किसके बराबर होगा बताओ? एक सेकंड, एक सेकंड, ये वाला, सॉरी सॉरी, यहाँ से देखना था। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर होगी, तो मैं ए बराबर लिख सकता हूँ, ए बराबर ए डैश साइन थीटा। हाँ, कैसे लिखा? अरे भाई मैंने जब कंपोनेंट लिया, जब मैंने कंपोनेंट लिया, तो ये मेरा ए डैश साइन थीटा बन गया, ये वाला एरिया। और ये एरिया मुझे पहले से पता था ए है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से ए बराबर ए डैश साइन थीटा लिख सकता हूँ। क्यों नहीं लिख सकते? तो मेरा ए डैश जो होगा वो हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या? अब मुझे एरिया भी पता चल गया, अब मुझे फोर्स भी पता चल गई, तो मैं डायरेक्ट स्ट्रेस बराबर लिखूंगी, या लिखूंगा यफ साइन थीटा, ये जो हमने एंगल तोड़ मोड़ के किया था, डिवाइडेड बाई ए डैश, और ए डैश की वैल्यू कितनी है? ए बाई साइन थीटा। तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा सिंपली, और ये हो जाएगा यफ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखो, सिमिलर सवाल है, सिर्फ थोड़ा सा तोड़ा है। अब आप इसको अपने मन से ट्राई करना। मैंने अपने मन से ट्राई किया था और मैंने सही भी किया था। कर देते हैं फिर से अब इसको। अब देखो, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इफ मैग्नीट्यूड अप्लाइड ऑन द रॉड ट्रांसफर सेक्शन ए नॉर्मल स्ट्रेस बताना है। ध्यान दें, नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब ऐसे में जो स्ट्रेस लगेगी ऑफ क्रॉस सेक्शन पी क्यू टू द ट्रांसफर सेक्शन इच। अब इसको कैसे करेंगे भाई? सिंपली इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे पिछले सवाल को किया था। इसको बड़ा कर लेते हैं और इसको हम तोड़ेंगे इस बार। लेकिन एंगल देखो, पिछली बार जो एंगल था वो इसके नीचे से दिया था, इस बार ऊपर से दे दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से फोर्स लगी है, ठीक। यफ, ये यफ डैश है, सॉरी। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, तो जैसे हमने पिछले में किया, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगी और तब ये थीटा हो जाएगी।
पिछले में यहाँ से थीटा दिया था, इस बार यहाँ से दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या ये एफ का ये कॉस वाला कंपोनेंट हो जाएगा थीटा की तरफ, तो क्या एफ डैश जो है वो एफ कॉस थीटा हो गया। फोर्स मेरी सिंपली निकल गई। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालने के लिए देखो ये मेरा ऐसे है, एक एरिया ऐसे है, एक एरिया ऐसे है, एक एरिया ऐसे है, मुझे ये वाला एंगल थीटा दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये मैंने इसको ए डैश मान लिया, ये मेरा ए है, तो क्या मेरा इसका ये वाला कंपोनेंट ए डैश साइन थीटा हो जाएगा, और इसकी तरफ वाला कंपोनेंट ये मेरा ए डैश कॉस थीटा हो जाएगा। तो क्या ए बराबर ए डैश कॉस थीटा हो गया, और मुझे क्या करना था, ए डैश पता करना था, ए डैश डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो क्या अब मैं स्ट्रेस में, हमको ध्यान रखना इस वाले फोर्स पे और इस वाले एरिया की वजह से लिखना है स्ट्रेस। तो फोर्स अपान एरिया आ जाएगा, फोर्स कितना है भाई एफ कॉस थीटा, एरिया कितना है भाई ए डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, तो कॉस ऊपर चला जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, सिंपली एफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए। तो मेरा एफ बाई ए कॉस स्क्वायर थीटा सिंपल आ जाएगा। क्या फ़र्क है इसमें और उसमें, सिर्फ स्क्वायर का एंगल का थोड़ा सा चेंज दे दिया और कुछ नहीं। अब आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल पैर जल गया, इलांगेशन बताना है, सच्ची में यार जल गया, बल्ब से एकदम लाल बल्ब हुआ था। इलांगेशन बताना है, मासलेस वायर है, ध्यान देना मासलेस वायर है, मतलब वायर का खुद का कोई मास नहीं है। जब मेरा वायर के खुद का कोई मास नहीं है तो कैसे करते हैं, ध्यान देना। तो सिर्फ लटके हुए मास की वजह से इसमें एक्सटेंशन आएगा, मतलब इलांगेशन आएगा, ठीक। और इसमें हम लिखेंगे सीधा इलांगेशन डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, सिंपली जो इस पर फोर्स लगेगी इस मास की वजह से डब्ल्यू या फिर एम जी इंटू ओरिजिनल लेंथ एल है, एल डिवाइडेड बाई ए गामा, ठीक। ये जो फोर्स है अटैच वेट को हम लोग एम जी लिखते हैं और इसी को फोर्स बोलते हैं, तो ये डब्ल्यू एल डिवाइडेड बाई ए गामा हो जाएगी, ठीक। मैं इसको एम जी भी लिख सकता हूँ। तो सिर्फ लटके हुए मास की वजह से इतना एक्सटेंशन होता है। अब अगला केस, ये देखो वही चीज़ है। अब अगला केस ये है कि मैसिव रॉड है जिसका ओन वेट एम है लेकिन कोई मास नहीं लटकाया। जब कोई मास नहीं लटकाएंगे तब क्या हो जाएगा, तब सिंपली मुझे एक बात बताओ, हमने एनएलएम में पढ़ा है कि नहीं कि यहाँ पर जो टेंशन है वो जीरो होता है, मतलब यहाँ पर एक तरह से टेंशन फोर्स जीरो होगी। अगर मास लटका है तो इस पॉइंट पर जो टेंशन होगा वो सबसे मिनिमम या जीरो होता है और ऊपर वाले पे मैक्सिमम होता है। एग्जाम्पल जब हम एनएलएम पढ़ रहे थे, क्वेश्चन किए थे ऐसे, हाथ डाली पे पकड़ के लटके थे, तो बताना था कि सबसे ज़्यादा टेंशन कैसे कहाँ पर, यही सब क्वेश्चन था। और यहाँ पर जो टेंशन है वो मैक्सिमम होगा जो इस रॉड के मास की वजह से होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये टेंशन लग किस तरफ रहा है, ये ऊपर की तरफ लग रहा है, यहाँ पर जीरो है, तो यहाँ पर हम सिंपली क्या कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, एवरेज वाला, एवरेज फोर्स वाला। तो इसकी वजह से ये जीरो प्लस इसकी वजह से ये एम जी या टी, आप कुछ भी कह सकते हो, एफ भी कह सकते हो, डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पर ओरिजिनल लेंथ एल थी डिवाइडेड बाई ए गामा। तो अगर आप इसको टेंशन कहते हो, टेंशन फोर्स की वजह से ही लटक रहा है, लटकने की वजह से टेंशन आएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हो टी एल बाई 2 ए गामा, या एफ एल बाई 2 ए गामा, या एम जी बाई 2 ए गामा। ये चारों चीज़ें आप लिख सकते हो। अब देखो, अब कुछ नहीं किया, सिर्फ इसी दोनों क्वेश्चन को मर्ज कर दिया, बोल दिया कि रॉड का भी मास यम है और यहाँ पर भी मास यम है, और कुछ नहीं किया है। तो अब क्या हो जाएगा, अब सिंपली ये हो जाएगा कि जो इलोंगेशन होगा वो एक एम जी एल डिवाइडेड बाई ए गामा की वजह से होगा। ये किसकी वजह से, ये मेरा जब मासलेस रॉड था सिर्फ इसकी वजह से, और एक एक्सटेंशन होगा वो रॉड की वजह से। एक सेकंड, इसका मास स्मॉल एम है, हाँ ठीक है, और ये कैपिटल एम इंटू जी इंटू एल डिवाइडेड बाई गामा ए, बट यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा आएगा, कैसे, यहाँ पर हम एवरेज वाला लिए थे, ठीक। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा, आगे चलेंगे। अब देखो, अब एक सिर्फ रॉड दे दिया है और कोई मास नहीं लटकाया है, मतलब ये कौन सा वाला केस हो गया, ये वाला केस हो गया। और इस वाले केस में हमने पहले से ही आंसर निकाल रखा है, क्या, कि नीचे एक एक्स्ट्रा 2 टर्म आएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और मेरा सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। कौन सा ग्राफ करेक्ट है, अगर मैं इलोंगेशन इन रॉड ड्यू टू ओन वेट की वजह से बना रहा हूं तो देखने में तो लगता है कि डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, और हम सीधा ये मार देंगे, बट ये गलत है।
क्यों गलत है? मुझे एक बात बताओ, जब ये एक्सटेंड होता है तो होता क्या है पता है? वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो होगा क्या कि हम एक काम करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों जगह एरिया कांस्टेंट नहीं रहता, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो हम एक काम करेंगे, ऊपर नीचे दोनों एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एम जी एल स्क्वायर और ये ए इंटू एल इंटू गामा, ये मेरा वॉल्यूम हो गया। तो क्या मेरा ये कांस्टेंट होता है जब एक्सटेंशन होता है? और अब देखो डेल्टा एल किसके प्रोपोर्शनल हो गया? एल स्क्वायर के। डेल्टा एल एल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया भाई। और यहाँ पर एल स्क्वायर के ग्राफ नहीं बनाना है, सिर्फ एल से ग्राफ बनाना है। तो जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसके अपोजिट में ग्राफ झुक जाता है। तो इसकी पावर ज़्यादा थी तो इसकी तरफ नहीं आई, मैंने पहले ही बताया था। रेखा उसकी तरफ नहीं आती जिसके पास पावर ज़्यादा है। एग्जाम्पल देख लो अमिताभ बच्चन का। ठीक, अब एक कॉपर वायर है, वॉल्यूम पहले ही बता दिया फिक्स है, और मुझे ग्राफ बनाना है। कैसा ग्राफ बनाना है? फोर्स, कांस्टेंट फोर्स लगी है, एक्सटेंशन जो प्रोड्यूस हुआ है डेल्टा एल, उसकी वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ स्ट्रेट लाइन, कौन सा ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा? तो डेल्टा एल और एल का ग्राफ तो ऐसा होता है, लेकिन अगर यहीं पे मैं इसको एल स्क्वायर कर दूं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा हो जाएगा और ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। क्या ऐसा सिमिलर सवाल हमने बहुत सारे किए, करते हैं इसको भी। लेंथ ऑफ वायर, वायर की लेंथ दी है L1 जब सिर्फ मास यम लटका है, L2 दे दिया जब दोनों मास लटका है। तो मुझे नेचुरल लेंथ बतानी है, कैसे करेंगे बताओ? हमने ऐसा सिमिलर सवाल किया था कि नहीं किया था? हम एक काम करेंगे, नेचुरल लेंथ को L0 मान लेंगे। तो जब L1 हुआ वायर सिर्फ एक मास की वजह से माइनस L0, ये मेरा एक्सटेंशन आ गया, इज इक्वल टू M1G इंटू L0 डिवाइडेड बाई ए गामा। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे। जब लेंथ L2 हो गई और दोनों मास लटकाया तो यहाँ पर M1 प्लस M2 हो जाएगा इंटू G इंटू L0 डिवाइडेड बाई ए इंटू गामा। अब एक काम करेंगे, अब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ कैलकुलेशन बचा है। ए गामा से ए गामा कैंसिल। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लेंदी है, बट जब आप सॉल्व करेंगे ध्यान से तो L0 की वैल्यू आपको कितनी आएगी भाई? मैंने पहले से करके रखा है, L1 प्लस M1 बाई M2 इंटू L1 माइनस L2। कुछ नहीं करना है, इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और सॉल्व करना है। तो L0 की वैल्यू कितनी आ गई? M1 बाई M2 इंटू L1। आगे चलेंगे अपने लास्ट सवाल पर। हम लास्ट सवाल करते हैं, ऐसा सवाल अगले लेक्चर में भी एक है। स्टर का ग्राफ है, मुझे बताना है कि कौन ब्रिटल है और कौन डक्टाइल है और किसका यंग मॉडुलस ज़्यादा है। तो यंग मॉडुलस जिसका स्लोप ज़्यादा उसका यंग मॉडुलस ज़्यादा। किसका स्लोप ज़्यादा दिख रहा है भाई? मुझे तो इसमें थीटा ज़्यादा लग रहा है, तो इसका गामा ज़्यादा होगा। तो मटेरियल ए हैज़ ग्रेटर यंग मॉडुलस, सही है। मटेरियल ए डक्टाइल, अब ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये जिसका ज़्यादा होता है वो मेरा डक्टाइल होता है और जिसका कम होता है वो ब्रिटल होता है। डक्टाइल मतलब वो जल्दी से खींचने पर टूटेगा नहीं और वो तनता जाएगा। ब्रिटल मतलब वो टूट जाएगा। सिंपल, बस इतना आप ध्यान रखना। ठीक, तो इसके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये डक्टाइल है, सही है। इसके बीच की डिस्टेंस कम है तो ये ब्रिटल है, ये भी सही है। चारों स्टेटमेंट सही है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।